जॉइंट वेंचर वाला देखो ऑलमोस्ट हम लोग पार्टनरशिप वैसे स्टडी मेट वाला तो कवर कर ही लिया था ना, सिर्फ कोई सर्टेन पास पेपर क्वेश्चंस जिसमें तुम लोग को प्रॉब्लम है वो अपन को कवर अप करना है, ठीक है। जिसमें से सर्टेन क्वेश्चंस हो चुका, सर्टेन क्वेश्चंस अपन को साथ में डिस्कस करना है, ठीक है। आज वही कर लेगा पास पेपर क्वेश्चंस, तो एक क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रुक गया, ये रुक गया। अरे इसको ठीक करना होगा। ये शोर में लाइट में 12 तारीख को हुआ था ना रात को डांडिया, उसमें नहीं गया तुम? अच्छा टाइम नहीं होगा ना, वहाँ पैर भी फंसे हैं क्या वाले भी नहीं सही ये होएगा क्यों कहीं होगा पहन के बात हो। अच्छा देखो नंबर 3, इसमें एक प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। इफ वी डू द पास पेपर क्वेश्चंस, एक आइडिया लग जाएगा आईसीआई किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, उसको सॉल्व कैसे करना है। RNS entered into a joint venture and opened a joint bank account with an amount of rupees 1 crore 50 lakhs towards which R contributed rupees 1 crore। यानी ये उनका कैपिटल बता रहा है। उन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया RNS 2 मिलके, टोटल 1.5 CR का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से 1 करोड़ R ने लगाए हैं और बाकी बचा हुआ पैसा किसने लगाया होगा, S ने लगाया होगा। They agreed to share profits and losses in the ratio of 2:1. They purchased a big residential house measuring area of 5,000 square feet at the rate 2,900 per square feet. Out of the total area, 200 square feet was left over for general uses as a community hall, and remaining area was subdivided in 6 equal flats. Out of those 6 flats, 4 front facing flats were sold by R for rupees 1 crore 28 lakh, and the remaining 2 flats were sold by S for 56 लाख। यानी उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर है। पहले तो समझो जॉइंट वेंचर होता है क्या, जॉइंट वेंचर क्या होता है। एसेट्स में दोनों का पैसा लगा हुआ है। पहला बात है जॉइंट वेंचर का मतलब हो गया हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब साथ में मिलते हैं तो उसको हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पस लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का नहीं है,
सपोज इनको क्या हुआ, रेसिडेंशियल फ्लैट बनाना, तो एक एरिया था उसमें फ्लैट यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन लोगों ने, दो जन ने साथ में मिल गए कि थोड़ा पैसा तुम लगा दो, थोड़ा पैसा हम लगा देंगे, जितना फ्लैट्स बनेगा उसको बेच के जो भी प्रॉफिट होगा वो अपन बांट लेंगे एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज जॉइंट वेंचर। यानी उनका बिजनेस मोटिव लॉन्ग टर्म नहीं। एक नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि अपना चलता जाएगा, जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रहा है चलेगा। लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जिस दिन वेंचर खत्म हो जाएगा, मतलब पर्पस फुलफिल हो जाएगा, उस दिन हमारा जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और 50 लाख उसने इन्वेस्ट किया। क्वेश्चन ने मांगा क्या है, सेपरेट बुक्स व्हेन मेंटेन फॉर द जॉइंट वेंचर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये जॉइंट वेंचर बोल के क्या अलग चैप्टर आ गया, अलग चैप्टर ने, इसको पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू समझो। जब भी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट रिलेटेड डेटा, मतलब अपने पास शॉर्ट बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ रहता, एकदम स्टार्टिंग से क्वेश्चन चल रहा है, तो क्या करो, सबसे पहले बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लो, सो दैट एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, चलो अपन खोलते हैं, लास्ट अपन कर रहे थे, डेथ किया था ना, तो उसी शीट में कर लेते हैं इसको। कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले देखो ये क्या खोला, जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है। अब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो डेबिट वर्ड जाएगा, तो क्रेडिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आर और एस दोनों ने पैसा लगाया, राइट। तो टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल अर्न, हाँ नहीं आ रहा क्या उधर, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। का परचेज कर लिया लैंड 200 स्क्वायर फीट। तो आर ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 1 करोड़ रुपीस, वेर एज एस ने इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए, ठीक है। अब इन दोनों ने आगे जाके क्या किया, आर का 1 करोड़ है। They purchased a big residential house measuring an area of 5,000 square feet at the rate 2,900 per square feet। यानी उन लोगों ने क्या किया, सामान खरीदा, बैंक एक रेसिडेंशियल घर खरीदा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, उसको ब्रेक करके फिर उन लोग वहां पे कुछ बनाएंगे, तो 5,000 स्क्वायर फीट का जगह खरीदा है एट द रेट 2,900 पर स्क्वायर फीट, यानी कितना रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1,45,00,000 उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट कर दिया तो बैंक से पैसा जाएगा,
बाय रेसिडेंशियल हाउस लिख दूं एक बार, जो लिया है वही लिख देते हैं। 1,45,00,000 का रेसिडेंशियल हाउस। आगे क्या बोला है? कुछ खर्चा हुआ है क्या? हुआ है ना, नीचे देखो, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड इन कनेक्शन विद अबव ट्रांजेक्शन। तो ये भी तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इफ आप कैपिटल एसेट्स कोई भी खरीदते हो, जब तक वो हमारी नहीं हो जाती, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टाम्प ड्यूटी है एंड रेनोवेशन एक्सपेंसेस है। टोटल आपका 25 प्लस 1 प्लस 1.5 यानी 27,50,000 का एक्सपेंसेस हुआ है। तो 27 लाख इसमें ऐड हो जाएगा 50,000। अदर एक्सपेंसेस बोल के 27,50,000 ऐड कर दो, तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ हाउस? 1,72,50,000। क्लियर है ये? देन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सब डिवाइड एरिया को 6 इक्वल फ्लैट में डिवाइड किया। आउट ऑफ दो 6 फ्लैट, 4 फ्रंट फेसिंग फ्लैट्स वर सोल्ड बाय आर। आर ने बेचा 1,28,00,000 में, देन रिमेनिंग 2 फ्लैट्स वर सोल्ड बाय एस फॉर ₹56,00,000। तो यानी हमने बेचा है तो हमारे पास कितना रुपए आ गया? 1,84,00,000 हमारे बैंक में आया होगा, राइट। अब क्या होगा, अब किसने बेचा क्या बेचा उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो जॉइंट वेंचर में होता क्या है, सपोज दो जन मिलके एक प्रोजेक्ट को साथ में कर रहे हैं, तो उन लोग एक अलग से जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। जो भी उन दोनों ने मेहनत का किया है वो सारा उसमें पोस्टिंग होता जाएगा, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस फ्रॉम जॉइंट वेंचर होगा ना, वो पार्टनर्स में बटेगा। इज इट क्लियर? तो बैंक में तो नॉर्मल, बैंक में क्या होगा, नॉर्मल हमारे पास में पैसा आ रहा है तो ये पैसा चला जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में। क्या चीज का आया? फ्लैट बेच के, फ्लैट सोल्ड, पूरा फ्लैट बेच के हमारे पास टोटल पैसा कितना आया बैंक में? 1,84,00,000 ये आया। अब यहां पे ऐसे लग रहा है कि बैलेंस सीडी है, राइट। बैलेंस सीडी बोल के कुछ नहीं होता, ये तो जॉइंट वेंचर है, कंटिन्यूएशन में कुछ नहीं होगा। एक अमाउंट पार्टनर के पास चला जाएगा, कितना जाएगा उसके लिए देखना पड़ेगा अपने को। समझो कि इसको करते कैसे हैं। सपोज हमने साथ में धंधा चालू किया, ठीक है, धंधा चालू किया तो धंधे में पैसा आया, उसके बाद में हमने फ्लैट खरीदे और फ्लैट बेच दिए, यही सारा काम किया हमने, और तो कुछ किया ही नहीं है, राइट। अब फ्लैट बेच के जो पैसा आया है, जॉइंट वेंचर क्या एक बिजनेस है, बिजनेस में जो भी पैसा आया है वो तो उसको पार्टनर्स में ही देना है। जॉइंट वेंचर का मतलब ही वही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हमने जब बेचा तो एंट्री हुआ जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो इसके पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पैसा लाइबिलिटी है ना, क्योंकि बिजनेस क्या करेगा, इस पैसे में से ये जो बेच के आया है इसमें से खर्चे माइनस करेगा, राइट। ये सेल वैल्यू में से वो एक्सपेंसेस माइनस करेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर में बांट देगा। बिजनेस का इतना ही काम है। तो बिजनेस बोलता है मैंने सेल किया, नॉर्मली तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में लिखते हैं ना बाय सेल्स, बट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये तो कैश सेल्स है। ब्रैकेट में वी कैन राइट डाउन सेल्स 1,84,00,000, एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है। तो बेचा है तो कुछ खरीदा भी तो होगा, खर्चा किया होगा परचेज वगैरह। तो हमने जो फ्लैट खरीदा था तो उसमें खर्चा लगा। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, एक तो रेसिडेंशियल हाउस खरीदा था हमने 1,45,00,000 का,
प्लस अदर एक्सपेंसेस किए हमने 27,50,000। कितना आ गया? 1,72,50,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे एक चीज लिखा हुआ था, RNS were entitled to brokerage at the rate 2% on flats sold by them। यानी RNS को पैसा मिलना है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बढ़ जाएगा, उनको पैसा देना है तो उन लोग क्या करेगा, बिजनेस के लिए तो खर्चा है, इफ पार्टनर को देना है, जैसे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखते थे ना, टू पार्टनर सैलरी या कमीशन जो कुछ भी बोल के, तो ब्रोकरेज इज अ टाइप ऑफ कमीशन। बट यहाँ पे हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाए, तो हमें किसको देना है, टू आर्स कैपिटल वर्ड यूज कर लो, टू एस कैपिटल, क्या देना है, कमीशन देना है, ब्रोकरेज देना है, दोनों को। बेसिकली ये तो ब्रोकरेज ही है। कितना मिलेगा, जितना उन्होंने बेचा है। आर ने कितने फ्लैट बेचे, आर ने टोटल 1,28,00,000 का, 1,28,00,000 का आर ने सेल किया, उसका 2% उसका कमीशन है, दैट इज 2,56,000 उसको मिलना है। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और एस को कितना मिलना है, 1,12,000। अब लॉजिकली सोचो, ये जॉइंट वेंचर कुछ नहीं, एक तरह से आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की तरह, आपने जो खरीदा वो एक्सपेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया, जो बेचा वो सेल्स आपने क्रेडिट साइड में इनकम बोल के रिकॉर्ड कर लिया, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, राइट। फिर बेचने से रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस है, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपने वो भी क्या किया, बेचने से रिलेटेड मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारा इधर ही आ गया, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सेल वैल्यू है, इतना खर्चा है, तो जो कुछ भी बचेगा वही तो प्रॉफिट होगा, है ना। और वो प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा क्या? क्यों ऐसे रहेगा, जॉइंट बैंक का जो भी बैलेंस बचेगा वो भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे, अभी हिसाब निकालेंगे ना किसको कितना पैसा मिलना है। कितना प्रॉफिट बचा ये बताओ, 7,82,000, ठीक है। किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:1 में बांट दो। टू इस टू वन में कष्ट करके बांट दिया जाए। कितना कितना आया, 5,21,333 और 2,60,667। ठीक है, ये समझ में आया। पहले तो उन्होंने क्या किया, पैसा लगाया, 1 करोड़ इसने लगाया एंड 50 लाख इसने इन्वेस्ट किया, राइट। इनको बिजनेस से कुछ मिलना है क्या, इनको बिजनेस से मिलना है, एक तो ब्रोकरेज, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्रोकरेज, कितना मिलेगा, 2,56,000, 1,12,000। प्रॉफिट भी मिलना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट
प्रॉफिट कितना वही अभी जो कैलकुलेट किया था 5,21,333 एंड 2,60,667 ठीक है। फिर बिजनेस को क्या मिलना है उन लोगों से, बोलो ये जो sold किए वो वाला। ये वाले वैल्यू मिलेगा ना, जितना पे सोल्ड किया ये लोग 1 करोड़ 28 वाला। वो तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ ही गया। हाँ। ठीक है, अब देखो फाइनली 1 करोड़ रुपए उसने लगाए थे आर ने, इतना उसका कमीशन बनता है और इतना प्रॉफिट का हिस्सा बनता है। तो जो भी नेट फाइनल बैलेंस है, जॉइंट वेंचर है, फ्लैट बनाए बेच दिए तो काम ही खत्म हो गया। तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट पेमेंट करके नक्की करो। और तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। कितना पेमेंट करना है आर को? 10 करोड़ 77 क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। 1,07,77,333 और एस को कितना पेमेंट करना है? एस को कितना? 53,72,667 इतना पे कर देंगे, यही वैल्यू मेरे बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। $1,07,77,333 फिर 53,72,667 तो टोटल कितना हो गया? $1,61,50,000। देखो आपका बैंक अकाउंट मैच हो रहा होगा। आपका बैंक अकाउंट मैच हो रहा होगा। क्लियर है नंबर 3? तो आपको यहाँ पे जॉइंट वेंचर के केस में देखो क्या होता है, एक आपको बनाना होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज बेसिकली नथिंग इज अवर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल का कॉम्बो है, उसके अंदर सारी अपनी एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी बैलेंसिंग आएगा प्रॉफिट और लॉस दैट विल बी ट्रांसफर टू द वेंचरर्स। ठीक है, नॉर्मली इनको पार्टनर्स नहीं बोलते, हम लोग वेंचरर बोलते हैं। तो इनको बांट दोगे आप लोग, उसको बांटने के बाद में आप उनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे, फाइनल बैलेंस भी रीपेमेंट कर दोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। क्लियर है? ये नंबर 3 में दिक्कत था, हो गया अपना। देन 7 ओके।
देखो 7 में क्वेश्चन किस चीज का है पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू पीज लीगल हायर एज ऑन 31 दिसंबर। यानी बेसिकली एक पार्टनर का डेथ हुआ होगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को आप लोगों को कितना पेमेंट करना है ये आपको दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर में। यानी डेथ में से ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क का, कुछ भी नहीं किया इसमें से, कुछ हुआ कुछ तो इसमें ये भी दे दिया क्या करंट अकाउंट। दे दिया तो दे दिया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके सारा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। चलो दिक्कत हुआ है तो करते हैं। क्या बोल रहे द पार्टनरशिप डीड ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर पी क्यू एंड आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिंग 2:1:1। ठीक है जी। कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्टनर है पी क्यू और आर, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बोलो बाबा। 2:1:1। दिस इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हुज फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड है कैपिटल तो फिक्स है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब करंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो फिक्स ही रहेगा, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा लास्ट में हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उनका इंडिविजुअल फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन देयर फिक्स कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग। मतलब जो प्रॉफिट नहीं उन लोग लेके गए या फिर ड्रॉइंग्स जो किया उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, अपने को जस्ट आईओसी देना उनको एट द रेट 8% पर एनम। दैट upon the death of a partner, goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging IOC for the 3 years to 31st December preceding the death of a partner। यानी जिस दिन मरेगा उसका प्रीवियस 31 दिसंबर को काउंट करना है, उसका 3 साल लेना है, उस 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज कर देना। बस 3 साल का प्रॉफिट भी क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग आईओसी होगा। इज इट क्लियर। Insurance policy of rupees itna each was taken in individual names of each partner. The premium was charged against the profit of the firm। इसका मतलब प्रीमियम को हम लोग खर्चा मानते हैं, बैलेंस शीट में शो नहीं करते। तो यानी ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर सर पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा एक जन का तो, और बाकी का सम एश्योर्ड मुझे क्या करना है, बांट देना, गेनर टू सैक्रिफाइसर करना ही पड़ेगा। ठीक है। और जो पार्टनर का डेथ हुआ है वो पूरा वैल्यू सम एश्योर्ड तीनों में जाएगा या सिर्फ सरेंडर वैल्यू, पूरा वैल्यू। और कोई वैल्यू बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है पॉलिसी, मतलब सारा का सारा प्रीमियम को आपने एक्सपेंस मान लिया है, तो वो बैलेंस शीट में होगा ही नहीं। इज इट क्लियर। Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profit, interest on capital, etc., calculated up to 31st December following his death। ये क्या मतलब है भाई, इसके मरने के बाद जो नेक्स्ट 31st दिसंबर आएगा तब तक का प्रॉफिट और आईओसी देना है उसको। ठीक है। ऐसा नहीं है जिस दिन मरा उस दिन तक का ही प्रॉफिट और आईओसी मिलेगा। सपोज यदि उसका डेथ हो गया जुलाई में, फिर भी उसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का प्रॉफिट एंड आईओसी मिलेगा। Share of the partnership policy and goodwill be credited to a deceased partner as on 31st December, that the partnership books be closed annually on 31st December। ये सब कुछ नहीं है। P died on 30th September, the amount standing to the credit of his current account as on 31st December 2019। अब देखो हमारा ईयर है 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20। इस डेट में उसके करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था वो क्वेश्चन ने बता दिया। डेथ कब हुआ है, सितंबर 30 सितंबर को डेथ हुआ है, राइट। अब इस दिन जो डेथ हुआ है मुझे कुछ लेना देना है क्या, क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि उसके बाद का 31 दिसंबर तक में जितना प्रॉफिट एंड आईओसी बनता है वो सभी देना उसको, तो हमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना यहाँ पे। और आगे क्या बोला, एंड फ्रॉम द डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विथड्रॉन 30,000 फ्रॉम द बिजनेस। है तो क्या बोल रहा है, ड्रॉइंग्स बोल रहा है, कब से कब तक का। पागल हो गया क्या, मरने के बाद ड्राइंग करेगा वो।
ऑफ डेथ, सॉरी, मतलब तो वो मरे तब तक उतना 30,000 का ड्राइंग है उसका। 1 जनवरी 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का ड्राइंग्स है उसका 30,000। ठीक है। An unrecorded liability of rupees 6,000 was discovered on 30th September and it was decided to record it and immediately pay it off. तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो रिवैल्यूएशन हो गया, नुकसान हो गया। ये नुकसान कौन बियर करेगा? तीनों पार्टनर को बियर करना पड़ेगा और इमीडिएटली हम लोग पे ऑफ कर देंगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा। ठीक है। द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग आईओसी हैड बीन एज फॉलोज। तो जिस दिन मरा है उसका प्रीवियस 31 दिसंबर लेना है, वो भी कितना साल? 3 साल लेना है गुडविल कैलकुलेशन के लिए। इस साल में तो वो मरा है 2020 में, तो हमें उसका प्रीवियस 3 साल मतलब ये तीनों को काउंट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं सबसे पहले। ईयर कितना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 29,340। नहीं, 3 साल का भैया 2017, 2018, 2019 क्योंकि 2020 में तो मर गया था ना बीच में। 2020 थोड़ी काउंट करेंगे, उसका प्रीवियस 31 दिसंबर तक का 3 साल लेना है। ये क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमने वो ले लिया। फिर इसमें से क्या माइनस करना है? आईओसी कैपिटल फिक्स है तो डायरेक्ट लग जाएगा। एट द रेट 8% कैपिटल है 30,000, 12,000 एंड 8,000, तो एक साथ में 30 प्लस 12 प्लस 8 टोटल कैपिटल है 50,000। उस पे 8% का आईओसी यानी 4,000 रुपए। एवरी ईयर 4,000 4,000 4,000 हटेगा। एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, कितना कितना आ रहा है? 25,340, 12,320। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 35,490। एवरेज प्रॉफिट बाबू 11,850। $11,830 एवरेज प्रॉफिट बन गया। तो गुडविल कैसे निकालना था? 2 years परचेज कितना आ जाएगा? 23,660। कौन सा पार्टनर का डेथ हुआ है? पी का डेथ हुआ है, पी का हिस्सा हो जाएगा 23,660 इंटू 2/4 कितना आ जाएगा? 11,850 हो जाएगा। गुडविल में गड़बड़ कर। ये क्लियर है? एक वर्किंग नोट ये बन गया। दूसरा शेयर इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी। पी का खुद का पॉलिसी में उसका हिस्सा है
इंडिविजुअली तीनों के लिए हमने 25,000 25,000 25,000 का पॉलिसी ले रखा था। अब 25,000 पी का डेथ हो गया तो पूरा सम एश्योर्ड ही मिलेगा, उसका 2/4 पी को मिल जाएगा 12,500। ठीक है, वेर एज क्यू और आर का पॉलिसी में क्या होगा, टोटल क्यू एन आर का पॉलिसी है 50,000 का, उसका सरेंडर वैल्यू चाहिए मुझे 20%, उसका 2/4। $5,000 17,500 P share in profit। जिस साल मरा उस साल बिजनेस का प्रॉफिट था कितना, 13,470। क्या ये प्रॉफिट हम पार्टनर में बांट देंगे क्या, ये तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल है, तो क्या करना होगा भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कब से रिवैल्यूएशन हो गया, अरे पूरा साल का आईओसी तो माइनस करोगे, वो तो रिवैल्यूएशन अलग से होगा, रिवैल्यूएशन का काम तो अलग से होगा, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो आईओसी आता है, तो आईओसी कितना चला जाएगा, कैपिटल फिक्स है तो 4,000 ही जाएगा, बचेगा 9,470। तो इसमें बी का हिस्सा कितना, 4,735। क्लियर है, मांगा क्या था, पी का कैपिटल अकाउंट बना के बताओ, एक तो कैपिटल अकाउंट था और एक करंट अकाउंट था ना, तो पहले करंट बना लेते हैं। पीज करंट अकाउंट कितना बैलेंस था, 5,000। 1 जनवरी 20 को 5,000 2019 का दिया। हाँ, तो 19 1 जनवरी 2020 को तो वही बैलेंस होगा 5,000। उसके बाद हमने उसको क्या क्या दिया, डेथ होने के बाद उसको क्या क्या दिया, एक तो 30 सितंबर 2020 तक उसका ड्राइंग्स था, कितना ड्राइंग्स, 30,000 का ड्राइंग्स, ठीक है, फिर 31 दिसंबर 20 को गुडविल कौन देगा उसको, तो बाय क्यू एंड आर, उन लोग दो ही देंगे ना, कितना था गुडविल 11,830, ठीक है, फिर और क्या मिल रहा है, पॉलिसी बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कितना 17,500। 17,500 इंश्योरेंस पॉलिसी का, और उसको क्या मिला, पहले तो 12,500 ही मिलेगा, कब, ये जो 5,000 वो तो क्यू और आर देगा ना, हाँ गिनर टू सैक्रिफाइसर, हाँ, तो अलग अलग नहीं करना। हाँ लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2,000 आईओसी हो जाएगा। आईओसी उसका कैपिटल जितना था फिक्स कैपिटल उस पे ही मिलेगा उसको, उसका फिक्स कैपिटल कितना था, 30,000।
30,000 का उसका कैपिटल है, उसका 8%, 2,400 नहीं हुआ क्या? अरे क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ डेथ हुआ है तब तक का आईओसी नहीं देना है, टिल ईयर एंड तक आपको पूरा आईओसी देना है। हम लोग का जो 4,000 आईओसी निकला था, हाँ, उसका वो तीनों चौथा- पार्टनर का था। अच्छा sorry। तो उस हिसाब से अगर शेयर में देखे तीनों का तो इसके 2000 बन गए ना। तो कैसे? हम लोग भाई capital जितना share में कैपिटल लगाया है उसके ऊपर आईओसी बनेगा ना, थोड़ी ना पीएसआर के अकॉर्डिंग आईओसी मिलता है। आईओसी तो बिजनेस में जितना पैसा आपने लगाया उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, तो उसने ज्यादा लगाया तो उसका ज्यादा बन रहा है। फिर हमने और उसको क्या दिया था, प्रॉफिट नहीं दिया क्या ईयर एंड में? बाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन 4735 निकाला ना। हम्म, फिर हमने उससे एक लिया भी है, क्या लिया है? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3000 हो जाएगा इसका। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी? 6000 था, इसका 3000 हो जाएगा। 6,000, उसमें से 2/4 इसको बियर करना पड़ेगा, 3,000। क्लियर है? बिकॉज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देखो आप पहले करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, फिर रिवैल्यूएशन को क्लोज करोगे, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं एक एंट्री के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अब इसका जो भी बैलेंस आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि अब तो मर गया ना वो, तो बैलेंस कंटिन्यू थोड़ी रहेगा। तो पी का करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा है उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। 8465। ठीक है, अब उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस उसका कैपिटल का 30,000, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा बाय करंट अकाउंट 8465। ड्राइंग्स तो बाबू जा चुका, देखो करंट अकाउंट में आपने डाल दिया ना। कैपिटल जब फिक्स होता है तब तो दो अकाउंट लिख, दो ही ट्रांजेक्शन आता है उसमें, एडिशन एंड विड्रॉल। एडिशन कुछ है नहीं, अब तो सारा का सारा जो भी होगा कहाँ चला जाएगा, टू पीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 38,465। दैट्स इट। एग्जाम्स के क्वेश्चन करके जाना कंपलसरी रहता है, तभी आपको एक आइडिया लगा हुआ रहेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ सकता है। नेक्स्ट कौन सा किया जाए? छोटा सा क्वेश्चन, इसमें डाउट?
चलो देखते हैं क्या डाउट आ गया भाई ऐसा। सबको आओ 11 पे। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट की तरह तो है, पास्ट एडजस्टमेंट है और तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर में। चलो आओ देखते हैं कि तुम लोग को क्या प्रॉब्लम क्या है। छोटा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, कुछ है क्या, बताया ही नहीं। ओ माय गॉड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया तो क्या माने, कैसे नहीं बताया, ऐसे कैसे झूठ बोलते हो। क्यों इक्वल माने, जब क्वेश्चन में लिख रखा है कि किस रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉसेस वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, 2:1:1 तो यानी उनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1:1। ठीक है। As per the provision of partnership deed, C was entitled for a salary of 5,000 per annum. All the partners were entitled to IOC at the rate, बाप रे 5% होना चाहिए, 55 तो हो ही नहीं सकता। 55 पर एनम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो टाइपिंग एरर होगा। दिस विल बी 5% पर एनम। ठीक है, ठीक कर लेना उसको। Net profit for the year ended 31st March 2020 and 31st March 2024 of rupees 45,000। कुछ एरर नहीं लग रहा है क्या इसमें? 31st net profit for the year 31st March 20, 33,000 31st March 21 होगा। इतना गैप कैसे हो सकता है? ये एरर सही करना था क्या? Was divided equally without providing for the above adjustment। देखो फिर से क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। पार्टनर को सैलरी मिलना था, आईओसी मिलना था। ठीक है, सैलरी सिर्फ सी को मिलना है और आईओसी तीनों को मिलना है @ 5% पर एनम, और प्रॉफिट और लॉस को बांटना है एज पर द कैपिटल रेशियो। बट उन्होंने क्या किया, 2020 और 2021 में उनका प्रॉफिट हुआ 33,000 एंड 45,000। उन्होंने ये प्रॉफिट बांट लिया किस रेशियो में, इक्वली, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स का मतलब है उन्होंने पार्टनर को सैलरी भी नहीं दिया एंड पार्टनर्स का आईओसी भी नहीं दिया। बिना ये दो ट्रांजेक्शन कंसीडर किए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रॉफिट भी गलत बांटा है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, यानी एक एंट्री पास करो और एरर्स को रेक्टिफाई करके दिखाओ। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर में। एक चीज समझो, यहाँ पे कितने पार्टनर है, ए बी सी, ये सपोज टोटल का कॉलम, ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। टोटल इज माय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मैंने प्रॉफिट बांटा, गलत बांटा एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे बुक्स को ओपन नहीं करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जो गलत प्रॉफिट बांटा है उसको मैं वापस ले लूं। प्रॉफिट वापस लूंगा तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जब प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट और लेंगे तो डेबिट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बढ़ जाएगा बिजनेस में, पार्टनर को देते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है और वापस ले रहे हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। कितना कितना इक्वली लेना है, कितना बांटा था आपने, 33,000 एंड 45,000, ये दो प्रॉफिट बांटा था आपने, तो ये दोनों को इक्वली वापस ले लो, यानी 33 प्लस 45 78,000, यानी 26,000 वापस ले ले। इक्वली बांटा है ना, तो इक्वली ले लो वापस। अरे वापस तो इक्वली लेंगे, 33,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 3, 26,000 करके ले लें वापस। तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना आ गया, 78,000 का बिजनेस में प्रॉफिट आ गया, राइट। अब ये 2 साल का प्रॉफिट आ गया। अब अपन को क्या करना है, सैलरी देना था सी को, जो तो हमने दिया ही नहीं है।
यदि अभी हम सी को सैलरी देंगे तो सी का कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कितना सैलरी देना है उसको? 8,000 पर annum, 2 साल का 10,000 हो गया, तो इससे 10,000 का प्रॉफिट चला जाएगा। ये क्लियर है? ये क्रेडिट हो रहा है और ये टोटल इज नथिंग, इट इज अवर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको समझ के हम लोग टोटल का कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। और क्या देना है? IOC, आईओसी देने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और बिजनेस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। कितना आईओसी देना है? 2,500, 1,250, 2,500, 1,250 और 1,250। कैसे कैसे कैसे? 2 साल का देना है ना, तो 10,000 और 25,000। 5,000। 2 साल का देना है और कैपिटल फिक्स्ड है, तो हर साल तो सेम ही जाएगा। रेट ऑफ आईओसी है 5%, तो 50,000 का 5%, एक साल का होता है 2,500, तो 2 साल का 5,000 होगा। 2,500 तो बिजनेस से कितना प्रॉफिट और चला गया? 10,000 का प्रॉफिट और चला गया, डेबिट हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट बच कितना गया? 28,000। बैलेंस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 58,000 टू बी शेयर्ड इन, किस रेशियो में? 2:1:1। 2:1:1। प्रॉफिट देने से पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा, तो 58,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, इसको 29,000 मिलेगा। 14,500, तो इधर आ जाएगा अपना 58,000। प्रॉफिट दे दोगे तो पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्लोज। नेट इफेक्ट 26,000 डेबिट हुआ था, एंड कितना क्रेडिट किया हमने? 4,000 क्रेडिट किया है, तो नेट क्या बच रहा है? 8,000 क्रेडिट ए के लिए। बी का 9,000 क्या? डेबिट 9,000 उसका डेबिट आ रहा है, ठीक है। और सी का 1,000 क्रेडिट। 1,000 क्रेडिट। यानी इतना कुछ करके मैं 9,000 बी का कैपिटल को कम कर दूं और ए और सी को बढ़ा दूं तो हो गया। एंट्री क्या होगा? B's capital account debit to A's capital. कैपिटल अकाउंट नहीं यूज करोगे, फिक्स कैपिटल है। यहाँ पे भी मार्क्स चला जाएगा यदि ऐसे किया तो। बीस करंट अकाउंट डेबिट 9,000 to A's current account to C's current account. Being adjustment entry made. आई होप आप लोग को समझ में आया।
नेक्स्ट बोलिए। 17 सबसे गजब क्वेश्चन। आईसीए का हिस्ट्री का पार्टनरशिप से रिलेटेड। हाँ बाबा आया हुआ है। जो लोग इसको हाथ लगाया सबका हाथ जल गया। लगाना ही नहीं था, क्वेश्चन स्किप कर देना था एग्जाम में। आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ने का प्रोविजनिंग रहता है और आपको उस एग्जाम में यही क्वेश्चन छोड़ना था। तो अभी करेगा कि नहीं? अभी तो करेंगे बाबू, अब तो अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला बात है क्वेश्चन ही इतना बड़ा था। पढ़ते पढ़ते आप स्टोरी में खो जाओगे, उपाय नहीं। ट्राई करो एक बार रीड करने का सेल्फ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से देखना, हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि थोड़ा सा लेंथी था, सब कुछ कहानी है, तो आराम से स्टडीली करके समझते हैं। A, B and C were trading in partnership, sharing profits and losses in the proportion of 4:3:3। अच्छा ठीक है, पहले A, B, C तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:। ठीक है जी। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ स्क्रिबल करते हैं। पहले तो ये बोला इन्होंने, तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, वी आर प्राउड ऑफ यू। The balances in the books of the firm as on 31st December 2022, ये 31st December 22 के बैलेंसेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंसेस का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, इंडिविजुअल लेजर्स का बैलेंसेस दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द फाइनल एडजस्टमेंट, यानी कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करना बाकी, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा उसको मुझे एडजस्ट करना है इसके अंदर में। कैपिटल बैलेंस है, करंट अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट, यानी ये पीएनएल का प्रॉफिट है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अभी तक हमने नहीं बनाया और प्लस इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया अभी तक, और क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है। गुडविल में बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेड ऑफ थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब गुडविल को रिवैल्यूएशन से रूट नहीं करना है, नॉर्मली करना है, गेनर टू सैक्रिफाइसर इन शॉर्ट। सी डाइड ऑन 30th of June 2022। अब एक चीज समझो, हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं? कैलेंडर ईयर, ठीक है। एक तो ऊपर ही लिख दिया था 31st दिसंबर, सेकेंडली ईयर्स उन्होंने इस तरीके से दिया है, मतलब कैलेंडर ईयर। तो सी डेथ हुआ, सी का डेथ हुआ है कब? 30th June 2022, राइट। यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तक सी ने हमारे साथ धंधा किया है। जनवरी 6 महीना हो गया। यस, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 6 महीना
सी ने हमारे साथ बिजनेस किया, ये मत कर लेना एग्जाम में फ्लो में अप्रैल मई जून, ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एज एट द रेट 12% पर एनम ऑन द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के शुरू में उनका जो बैलेंस है उसके ऊपर आईओसी मिलेगा एट द रेट 12% पर एनम। On the death of a partner, goodwill was to be valued at 3-year purchase of average annual profit of 3 years up to the date of death. याद है एक मैं डेथ के केस में बार बार एक डिस्कस कर रहा था, एग्जैक्टली जब डेथ हुआ है उसका प्रीवियस 3 ईयर काउंट करना है। यहाँ पे देखो बोल भी दिया, प्रीसीडिंग नहीं बोला कि प्रीवियस 31 दिसंबर या 31 मार्च तक का लेना, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी ये कहना क्या चाहता है भाई साहब, डेथ हुआ 30 जून 22, पिछला 3 साल बोले जून 21, है ना? कि यही तो बोलना चाहता है, पिछला 3 साल अप टू द डेट ऑफ डेथ। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? इधर खत्म हो रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब करंट ईयर का 6 महीना लेना है, फिर हम ये 6 महीना काउंट करना पड़ेगा। 2020 तो हम पूरा ही काउंट कर सकते हैं ना? यहां पे कुछ समझ में आ रहा है क्या कि हमें करंट ईयर का 6 मंथ्स लेना है, फिर 3 साल होगा कैसे? कैसे आप 3 साल बनाओगे इसका? 20-21 पूरा पकड़ ले, 2020 2021 तो पूरा, 6 months of 22 एंड 6 months of 3 साल हो जाएगा ना? समझ में आया? पहला तो चीज ये समझना था इस क्वेश्चन के अंदर में, यहीं पे एक लैंग्वेज था अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब भी ऐसा होगा यानी जिस दिन मरा है उससे जस्ट आप प्रीवियस 3 ईयर काउंट करोगे। इज इट क्लियर? थोड़ा सा भी डाउट रहेगा एक बार फिर से स्टडी मेट का डेथ के क्वेश्चंस को देखना, वहां पे लैंग्वेज पे फोकस करना, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या कंसिडर कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्लियर है? आगे बोला है अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग, क्या क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट द रेट 10% पर एनम एंड अ फेयर रिम्यूनरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर, यानी जितना पैसा धंधे में लगा रखा है उस पे 10% का आईओसी माइनस कर दो, और क्या माइनस करो? फेयर रिम्यूनरेशन। अभी तक बताया नहीं कितना रिम्यूनरेशन, बट माइनस करना है। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स वेर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एंड ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में रिवैल्यूएशन होगा और बाकी सारा बुक वैल्यू पे रहेगा। Whenever necessary, profit or loss should be apportioned on a, हमने दो तरीका देखा है, on sales basis and time basis. You ascertain that profit for 3 years, 3 साल का प्रॉफिट पिछला दिया हुआ है, तो 2022 का प्रॉफिट का है, मुझे तो वो भी चाहिए। ये रहा 2022 का प्रॉफिट 2,34,000। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था ना 2022 का, उसमें जो लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वही तो 2022 का है। क्लियर है? हाँ बिना इंटरेस्ट का है। हाँ यहाँ पे भी क्या है? बिना इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन का है। ठीक है यहां तक? ठीक है आगे बढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ डेथ रिवील्ड लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,500। इससे मैं एक चीज कर सकता हूं, रिवैल्यूएशन का काम कर सकते हैं। वर्किंग नोट में मेरा रिवैल्यूएशन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट रिवैल्यूएशन है क्या? वो तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट मांगा था एंड बैलेंस शीट मांगा था, बट अपन रिवैल्यूएशन बना सकते हैं। आइए जी, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा अपना।
अभी तक कोई तकलीफ? बस एग्जाम में इतना बड़ा देख लेते हो तो थोड़ा सा वैसे होता है, क्या करना है कैसे करना है, बट ब्रेक डाउन करके करके आराम से एक एक पॉइंट को सॉल्व करके जाओ तो क्वेश्चन हो जाता है आराम से। अब हमें बोला क्वेश्चन ने लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000 का, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग था कितना? 1,80,000 का था, जिसको 2,25,000 यानी क्या कर देना है, 45,000 से और ढंग से देखे ना, ये भी थोड़ा घोसर बसर ही है। ट्रायल बैलेंस दिया 31 दिसंबर, ईयर एंड का दिया है ना, और डेथ हुआ है उससे पहले। एक चीज समझो, जो कितना इलॉजिकल था, इस डेट का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, डेथ यहां हुआ है, बोलता है इस दिन रिवैल्यूएशन किया तो कुछ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है, तो बेवकूफ यहाँ इम्पैक्ट ले ही लेना चाहिए था, गधे लिए ही नहीं, नहीं लिए नहीं लिए, चलो अपन लेंगे, अपन को तो आता है बाय, इसीलिए ऊपर लिख दिया सब्जेक्ट टू बिलो एडजस्टमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ाना है, 45,000, फिर क्या बोला 22,500, और फर्नीचर फिक्सचर कितना का है, इसका मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू कम करना है, $11,250, जो भी प्रॉफिट है किसमें चला जाएगा, करंट अकाउंट में डाल देंगे, ABC PSR है 433, कितना आएगा फटाफट बता दीजिए, 13,500, और 10,125, 10125, 10125, 33,750, एक पड़ाव पार हो गया, एक पड़ाव पार हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पड़ाव एक गुडविल का कुछ पॉइंट था, है ना, गुडविल के लिए क्या बोला, goodwill was not to be shown as an asset. वो ठीक है, निकालना कैसे है बाबा, 3 years 3 इयर्स को एवरेज करके इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, और एवरेज भी कितना साल का करना है, 3 साल का अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो कैसे लेंगे अपन, बोलिए जी, पहले तो एवरेज कर देगा, 2019 का एवरेज क्यों करोगे भाई, 2019 का 6 महीना का प्रॉफिट लोगे ना, 2019 का तो 6 महीने का प्रॉफिट लेना है, 2020 का पूरा लेंगे, 2021 का पूरा लेंगे, और 2022 का 6 महीना का लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपके पास में प्रॉफिट 2019 का कितना आ जाएगा 6 महीना का, 2,52,000 पूरा साल का, और क्वेश्चन बोला टाइम बेसिस पे करना है, इसका मतलब यूनिटरी मेथड 1,26,000 हो जाएगा, 2020 पूरा ले लेंगे, कितना 2,83,500, 283,500, फिर 2,70,000, 2,70,000, देन 1,17,000, यस 1,00,000, बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट आ गया, कितना आया,
7 लाख 96,500. ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,65,500. ये एवरेज प्रॉफिट आ गया बिफोर एंड रिम्यूनरेशन। माइनस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई जी निकाल के बताओ। यस कैसे निकाला? यस सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस टू बी टेकन एज 5,85,000 और फेयर रिम्यूनरेशन कितना लेना? ईच पार्टनर वुड बी 56,250 पर एनम, राइट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,85,000, उसका 10% यानी 58। एक तो ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट एवरेज से माइनस कर देते हैं। माइनस रिम्यूनरेशन 168। एक पार्टनर का कितना था? 56,250 इंटू 3 पार्टनर है तो 3 साल का वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना? 38,250 into नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 साल 1,14,750. तो गुडविल कितना? 1,14,750. 1,14,750। देयरफॉर इसका हिस्सा आ जाएगा इसमें सी का C share is equals to 1,14,750 into 3/। 34,425. एग्जाम में पूरा नहीं भी करो, ऐसे वर्किंग नोट्स भी बना दो ना, इन सब के मार्क्स मिलते रहते हैं। क्लियर है? कोई तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि? ये हो गया यहां तक। तो हमने गुडविल का पॉइंट भी कर लिया, रिवैल्यूएशन का पॉइंट भी कर लिया। ये वाला जो पॉइंट है ना, interest was credited on capital accounts of partners at the rate 12% per annum. हाँ तो ये 12% ये आईओसी है, ये नॉर्मल आईओसी है, और वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% गुडविल कैलकुलेशन के लिए बोल रहा है। वो आईओसी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में काउंट करते हैं। हाँ ये जो नॉर्मल आईओसी है, हाँ प्रॉफिट निकालेंगे, हाँ तब वो वाला काउंट करेंगे। लेकिन गुडविल के लिए क्वेश्चन ने अलग से बोल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% लेना है, और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जरिया नहीं था, इसलिए क्वेश्चन ने खुद ने कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया था। ठीक है, तो गुडविल के लिए जैसे क्वेश्चन बोलते हैं अपन वैसे ही करते जाते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखो क्या बोला, इट वॉज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट गुडविल नॉट टू बी शोन एज एन एसेट, तो यानी गेनर टू सैक्रिफाइजर होगा। Amount due to C's estate was to remain as loan with the firm carrying interest at the rate 12% per annum, यानी C को immediately नहीं पे करोगे, उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में चला जाएगा। A and B would share profits equally from the date of death of C. Oh my God, फ्यूचर रेशियो पता है तो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो क्यों चाहिए बोलो? गुडविल के लिए। गुडविल एडजस्टमेंट करने के लिए तो चाहिएगा अपने को, राइट? तो गेनिंग रेशियो ए का न्यू रेशियो 1/2, ओल्ड रेशियो 4/10, 4/10, 1, 1/10, बी का 1/2 माइनस 3/10, 2/10, तो 2:1, 1:2. 1:2, हाँ, ये गेन, therefore gaining ratio is equals to 1:2. कोई तकलीफ इसमें? आराम से हो गया ये? तो गेनर टू सेक्रीफाइसर हो गया गुडविल एडजस्टमेंट। तो और क्या करना है? 2022 का प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट, है ना, टिल द डेट ऑफ डेथ, वो तो देना पड़ेगा ना। यूनिटरी मेथड लगाना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू 30 जून 22 कितना है मुझे ये बताओ। मोर खाएगा वो पूरा साल भर का है, 31 दिसंबर तक का। 1,17,000, 1,17,000, ठीक है, माइनस आईओसी 6 महीना का, है ना, ए बी और सी का कितना कितना कैपिटल पे? 36, हाँ इसी पे बोलो, क्यों इस पे? क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना। यस, क्योंकि जब करंट अकाउंट का अलग से दिया हुआ है तो कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग तो सेम ही रहा होगा, क्योंकि एडिशन और विड्रॉल तो कुछ नहीं है ना, बाकी सारा ट्रांजैक्शन तो हम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। दैट्स वाई इसी पे कैलकुलेट होगा फॉर 6 मंथ्स। तो प्लीज मुझे 6 मंथ्स का बताओ क्या होगा, कितना कितना आएगा? अरे 2,25,000, 6%, 13,500 इसका, ए का, बी का 1,12,500 का 6%, 6,750, वाई आई सेड 6%, क्योंकि 6 महीना का लेना है ना, पूरा साल का 12%, तो 6 महीना का 6%, तीनों का मिला के 28,350 होगा। 28, 350, ये चला गया, ठीक है जी, कितना प्रॉफिट आया? इसमें रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करेगा हम लोग आधे साल का? अच्छा जी, ऐसा लिखा क्या ऊपर में? क्या लिखा था? रेम्यूनरेशन किस पर्पस के लिए माइनस करना था पहले तो ये बताओ। गुडविल के लिए करना था। फॉर गुडविल कैलकुलेशन है बाबू, नॉर्मली रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं अपन, वो सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको रेम्यूनरेशन कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये 88,650 है, तो ये बांट दोगे किस में? तू नहीं बांटेगा। अरे पार्टनर्स में बांट देंगे ना ये वाला तो, और क्या बचा? आईओसी तो देना था, ये तो महीने से पहले। ये तीनों में बट जाएगा तुम्हारा, ए बी और सी में। $35,460, 26,595, 26,595। असली में तो नहीं बचेगा, मतलब बस सी को देगा, ए बी को तो नहीं देगा। रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ा ही नहीं तुमने। तो गेनर क्योंकि सैक्रिफाइस नहीं हो 31 जाएगा दिसंबर का बैलेंस शीट बनाना है।
ईयर एंड का बनाना है तो बचे हुए पार्टनर को तो ईयर एंड तक सारा काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये यहां तक का हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट for last 6 months after the date of death profit from 1st July 22 to 31st December 22। भैया इसमें तो गेनर टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, किसमें? ये वाला सीन में। हाँ इस वाला जो प्रॉफिट हाँ, सी का केस में कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आराम से करेंगे। पहले यहां तक समझो, पहले वर्किंग समझ लो, फिर प्रेजेंटेशन हो जाएगा हर एक कैलकुलेशन। अब पहले 6 महीना का काम कर दिया, रिमेनिंग 6 मंथ्स का प्रॉफिट 1,17,000। अब इस प्रॉफिट में से क्या देना है, लेकिन अब आईओसी सिर्फ किसको मिलेगा, क्योंकि सी तो जा चुका। ए को मिलेगा 6 महीना का 13,500 और बी को 6,750, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है 20,250, ठीक है। और क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लोन। 30 जून को तो वो चला गया, मर गया। अब उसका पैसा बिजनेस में तो एज ए लोन खड़ा है ना, तो ईयर एंड में प्रॉफिट बांटने से पहले 6 महीने का इंटरेस्ट भी तो ड्यू हो जाएगा। समझ में आया? अब उसका बैलेंस ही तो नहीं पता। जब तक उसका बैलेंस नहीं पता चलेगा आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकता ना। तब जाके कितना बांटा क्या बांटा वो पता चलेगा। तो कुछ कुछ बनाना है, क्या क्या बनाना है? करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। चलो ठीक है, नीचे बनाना पड़ेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हाथ लगा हो तो हाथ जलेगा ही। या तो पहले से घर से करके गए हो, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, चाहिए तो तीनों। क्वेश्चन ने पूरा मांगा मेरे से, तो मैंने एक ही फॉर्मेट में तीनों डाल दूंगा। ये जो कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट बनाएगा, ये भी तो ईयर एंड के बेसिस पे बनेगा पूरा। हाँ, ईयर एंड के बेसिस पे ही बनेगा। सी का हम 30 जून तक का डेटा डाल देंगे और बाकी सबका पूरा साल का डालेंगे। हाँ, बाकी सबका पूरा साल का डालेंगे। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना? 36,000, 54,000, 54,000। अबे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। $54 and $54। सारा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आ जाएगा। सारा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आ जाएगा। क्या क्या मिल रहा है? एक तो इसको मिलेगा, बोलो बोलो, रीवैल्यूएशन बनाया था, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों में बांट दो। कितना? 33,750 था। बाबू इंडिविजुअली 13,500, 13,500 ए का, 10,125 दोनों। तो एक तो रीवैल्यूएशन किया था, दूसरा वर्किंग क्या किया था? हर वर्किंग को गुडविल। गुडविल इसको कौन देगा? सी को। गेनर टू सैक्रिफाइजर बाई ए एंड बी। कितना टोटल सी का हिस्से का गुडविल? 34,425। ठीक है, 34,425। आप ये चाहो तो गुडविल है ना कैपिटल से भी ले सकते हो,
ये गुडविल यहाँ नहीं दिखा के हम कैपिटल से ले सकते हैं। करंट अकाउंट में तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन आते हैं, एडजस्टमेंट हम कैपिटल से कर देंगे, एक काम करेंगे तो ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा। यहाँ नहीं दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में दिखा दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट में क्या लेता है? कर लो, अब एक बार कर लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ABC, मेरे को फिक्स कैपिटल बैलेंसेस बता दो कैपिटल का। 2,25,000, 2,25,000, 1,12,000 1,12,500, और 1,35,000। 1,35,000। ठीक है, अब मैं गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ कर रहा हूँ बाई A&B। कितना मिलना है? 34,425, जो कि कैसे देंगे इन लोग? 11,475 1:2 में हाँ 11,475 और 22,950 22,950। गुडविल का काम भी हो गया। ठीक है, यहां तक। अब क्या क्या दे रहा है हमने? IOC देना है, तो ABC तीनों को IOC मिलना है और पूरा साल का मिलना है क्या? C को तो कितना मिलना है? आधा साल का कितना? $8,100 था ना, 1,100, या नहीं दोगे? दे देगा। 8,100 दे दो C को तो, और उन लोग को तो पूरा साल का है, तो ऐड करके बता दो। 13,500 प्लस 13,500 27,000, और इधर 13,000 कितना आ रहा है? 16,700 6,750 इंटू 2, 13,500। ये IOC है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब मुझे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन A और B का तो नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, C का तो पता है। C को दिया था ना हमने 26,595, 26,595, ये यहां डाल दिया। इससे C का जो भी बैलेंस है वो उसके कैपिटल में डाल दे। टू C's कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, तो C को तो पहले क्लोज कर देते हैं। उस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा? करंट अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस ही आ रहा है। डेबिट बैलेंस आ रहा है राजा, हाँ 9,000 कितने? तो 9180 बाई C's कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 9180। C का करंट अकाउंट क्लोज हो गया, और यही इसके कैपिटल में आ जाएगा। टू C's करंट अकाउंट 9180, और जो भी बैलेंस बचेगा वो कहां चला जाएगा? C's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,25,820। 1,35 प्लस 34,425 माइनस 9180, 1,60,245। क्लियर है? पहले हमने C का कैलकुलेशन कर लिया, तो ये पता चल गया कि ऑन द डेट ऑफ डेथ C का हिसाब बनता है 1,60,245, और इसी वैल्यू पे 6 महीने का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1,60,245 इंटरेस्ट रेट क्या था? एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट किस रेट से देना है? 12% लिखा है। कहाँ लिखा है? ये बोलो
The amount due to CGC 12% पर एनम, तो 6 महीना का ही देना है, कितना आ जाएगा? 9,000 पॉइंट में आ रहा है। तो राउंड ऑफ कर लेंगे, 9615 कर लेंगे। क्या चीज? क्लियर है यहां तक? अब देखो, हमें रिमेनिंग प्रॉफिट मिल जाएगा 6 महीने के बाद का। 1,17,000 में से आईओसी गया 20250 माइनस 9615, तो 87,135 बचेगा। ये किस में बटेगा? ए और बी में। और डेथ के बाद तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। तो यानी 43568 पकड़ लो एक का, 43567 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अरे मैंने कैपिटल अकाउंट में गुडविल एडजस्टमेंट किया, आपने करंट अकाउंट में किया होगा तो वैल्यूज चेंज होके आ रहा होगा ना, बट द फाइनल वैल्यूज तो यही आएगा। ठीक है, तो इससे हमने देखो रिमेनिंग 6 मंथ्स का ए और बी के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया। अब ए और बी का फाइनल प्रॉफिट कितना गया उनके पॉकेट में? पहले 6 महीने का था 35,460 ए का, और बी का सॉरी ए का था 35,460 और रिमेनिंग 6 मंथ्स का 43,568, तो एक के पॉकेट में गया 79,028। अरे ये दो ही तो गया है प्रॉफिट, ये पहला 6 महीना, ये बैलेंस 6 मंथ्स, फिर फर्स्ट 6 मंथ्स बैलेंस 6 मंथ्स, इसको ऐड करेंगे तो उनके करंट अकाउंट में बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना लिखना है मिल जाएगा ना। खाली छोड़ा था ना हमने 79,028, और इधर 26,595 प्लस 43,567, 70,162, 70,162। तो बैलेंस ही करना है। टू बैलेंस सीडी करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दो। $83,528 ए का। 83,528 फिर 39,780। 162 होगा कौन सा? ये पीएल अप्रो का 70162 होगा। 70,162 होगा क्या? ठीक है, करंट अकाउंट हो गया, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लो। टू 13,525 and 89,550।
जो हम लोग 2 सीरीज कैपिटल किया है इसमें हम्म कैपिटल अकाउंट में, ये हम्म तो गुडविल का है, right? नहीं, ये किसका है? कौन सा कैपिटल अकाउंट में? हाँ ये गुडविल का है। हाँ तो ये जो हम लोग कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो फ्यूचर में तो फिर कैपिटल अकाउंट आपका कम हो गया, हाँ तो फिर आपको अलग इंटरेस्ट, मिलेगा। हाँ और हमारा वाला में तो अलग इंटरेस्ट होगा क्योंकि हम तो उसमें कर दिया, करंट अकाउंट में कर दिया। नहीं, किसी में करो, कैपिटल जो फिक्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर है उसी पे तो इस साल कैलकुलेट होगा। हाँ, पर फ्यूचर में तो चेंज हो जाएगा ना, उस तरह देखा जाए हाँ तो। फ्यूचर में तो चेंज अलग हो नहीं जाएगा। होगा क्या? नहीं, गुडविल एडजस्टमेंट कैपिटल के थ्रू, गुडविल एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन में बोला भी तो है कैपिटल के थ्रू करना है। देखो वहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है इसीलिए। ये देखो, ये देखो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वाज टू बी मेड इन कैपिटल अकाउंट्स, अदरवाइज तो ठीक ही था तुम। ये हो गया, और क्या करना है? बैलेंस शीट एज एट 31st December 22। कैपिटल बैलेंस ए और बी का आ जाएगा 2,13,525 ए का, 89,550 बी का। तो 3,03,075 कैपिटल बैलेंस। वैसे ही करंट अकाउंट आ जाएगा ए एंड बी का 83,528, 39,787। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्या था? क्रेडिटर्स था ट्रायल बैलेंस में कितने का? 67,500। सीज एग्जीक्यूटर लोन कितना था? लोन 160,245 प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया था? 9615। और क्या था? एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, उसका वैल्यू 2,25,000।
Then furniture and fixture, 22,500. फिर Stock स्टॉक कितने का? 2,81,250. 281, 250. Debtors 45,000. Debtors 45,000. और बैंक बैलेंस 90,000. कुछ ट्रांजेक्शन किया ही नहीं था हमने. $6,63,750. 6,63,750. That was 20 marks question जो आपके एग्जाम में आया था. समझ में आया? पूरा पार्टनरशिप से फिर ये एक क्वेश्चन था. बोले पार्टनरशिप करने का फायदा ही नहीं हुआ जो करके गए. अरे यार जवाना रिटायरमेंट पे एक और था ना 5 मार्क का, ये वाला 16 नंबर. टोटल 25 मार्क्स आ गया था. छोटा है. हाँ, ये तो मिनिमम गारंटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया था. प्लीज मत छीन के 5 देख दो. क्या चीज? प्लीज मत छीन के 5 हाँ देखो, बहुत लिस्ट प्रोबेबिलिटी था कि कोई स्टूडेंट एक बार में इसको पकड़ पाता. कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता. पहला मिस्टेक शायद गुडविल कैलकुलेशन में होता, क्योंकि वो अप टू द डेट ऑफ डेथ का बोला है 3 साल. देख वहां गड़बड़ी, वहां पकड़ भी लिया, चलो 6 महीना. तो उसके बाद वो गलती कर देगा 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. वहां डेटा दिया हुआ, वो मिस आउट करके क्या करेगा, आईओसी वाला रेट लगा देगा. चलो वहां भी कुछ गड़बड़ी नहीं किया. तो जो प्रॉफिट बांटने वाला ईयर एंड का जो बनाना था पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उसके लिए तुम्हें बाकी 6 महीने के लिए एग्जीक्यूटर का इंटरेस्ट भी काउंट करना था. वहां गड़बड़ी कर देता. कहीं ना कहीं तो वो फंसना ही था. कब तक बचेगा? वो एक भूल भुलैया वाला क्वेश्चन था कि इधर से निकल जाऊं उधर से, ऐसे नस नीचे करके किधर से बेटा, एक जगह तो तुझे फंसा ही दूंगा. तो यू हैव टू बी स्मार्ट इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम एग्जाम हॉल में, कि नहीं चाहे आपका फेवरेट टॉपिक हो, बट यदि आपको प्लेन रीडिंग ऐसे करके करते करते इंट्यूशन आया नहीं भाई ये तो कुछ और ही चल रहा है, दिमाग नहीं पड़े, उसी टाइम उसको स्किप करो, दूसरे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करो, टाइम इन्वेस्ट मत करो इस पे. लास्ट में टाइम बचता है तो इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका फेवरेट चैप्टर है वो. बट यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ. कभी कभी फेवरेट चीजों को भी छोड़ना पड़ता है. ऐसे भी लाइफ का सिद्धांत ही है, जो अपने को सबसे ज्यादा पसंद होता है उसी को छोड़ना होता है. टू डीप. टू डीप चला गया. चलिए और बताइए. 18 में दिक्कत था? 18 में क्यों दिक्कत था? 18 में कुछ करने जैसा ही नहीं है, ऊपर ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इसको 18 को. बाकी कुछ क्वेश्चन और किसमें क्या दिक्कत है? डेथ लास्ट वाला में. ठीक है, वो तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, अपन को करना है. डिसोल्यूशन समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में वो करेंगे. 19 वाला 19 रिलेशन अकाउंट नहीं, इससे पहले वाला यही तो था, PQR. हाँ PQR वाला. रिलेशन नहीं बना. ठीक, वो तो जाना चाहिए था. चलो कोई बात नहीं. आओ 18 देखो. XYZ were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March is as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्वेश्चन है रिटायरमेंट से, वाई रिटायर्ड लिख दिया, ठीक है. और बैलेंस शीट के अंदर में हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बटेगा ही बटेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला. तो अब यहाँ पे आगे बोला अप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 20%. तो 20% से बिल्डिंग को बढ़ा दो, तो यहाँ पे 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000.
डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%, तो 3,50,000 का 5% 17,500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10%, तो पीडीडी बनाना है 19,500 का. ठीक है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 एंड गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. न्यू पीएसआर विल बी 5:3. तो न्यू पीएसआर है 5:3. वेरी गुड. तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्स वाई जेड 5:3:2 रिटायर कर रहा है वाई. एक्स और जेड का फ्यूचर रेशियो है 5:3. तो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं. 2/10 की जगह 3/10 5/10 माइनस 5/8, तो इसका कितना आ जाएगा? 80 या 40, कुछ भी पकड़ लो. 40 पकड़ लो. 5 4 20, तो 5/40 ये गेन कर रहा है ना. 5/40 आ जाएगा एक्स का गेन. देन जेड का 2/10 माइनस 3/8, 48 माइनस 15, 7/40. तो गेनिंग रेशियो हो गया 5:7. तो गुडविल का एडजस्टमेंट 5:7 में होगा. और फिर लास्ट वाला पॉइंट तो कैपिटल एडजस्टमेंट का है. हुआ क्या? ये करे साथ में. तुम नीचे वाला ले लिया क्या? हम z का 2 की जगह मतलब y का ले लिया रेशियो. अच्छा, बाकी तो इजी है. बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट था. इट्स नथिंग लाइक कि नहीं मैनेजेबल होने वाला क्वेश्चन. हो जाएगा. एक 19 में रियलाइजेशन में दिक्कत है ना. ठीक है. और देखो रियलाइजेशन में क्या दिक्कत है. रियलाइजेशन में सबसे पहले अपन, अच्छा रियलाइजेशन इज बेसिकली डिसोल्यूशन ना. ठीक है. हमने डिसोल्यूशन अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो होल्ड में रखते हैं. एक बार डिसोल्यूशन सीख लेंगे, उसके बाद में अपन इसको करेंगे. हमने अभी तक किया फंडामेंटल्स, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग डिसोल्यूशन. ठीक है. डिसोल्यूशन का नॉर्मल क्वेश्चन जो आपने 12th में किया वो सारा सीखेंगे. एंड देन सर्टेन एक दो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स है, गार्नर वर्सेस मूरे हो गया, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सब सीख लेंगे. वो सीखने के बाद जो रिमेनिंग एक दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं आपके कंपाइलर में, वो भी आपसे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो वो वैसे कवर अप कर लेंगे. आप इतना रिवाइज करना अच्छे से, थोरोली. अभी भी कोई क्वेश्चंस पेंडिंग है तो आप लोग कर लेना, राइट. एंड कोई डाउट होने से मेरे को बताना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.